नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चाइना अपनी कूटनीति रच रहा है और कैसे चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट को 99 ईयर्स के लिए अपना बना लिया। और साथ में आपको बताएंगे कि कैसे अभी साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री लाओस चाइना का होने जा रहा है। और फिर आपको इससे पता चलेगा कि कैसे हमारा देश भारत चाइना के कूटनीति से बच गया। आज आपको बताएंगे कि चाइना कैसे 1.5 ट्रिलियन डॉलर निवेश करके 150 देश पे कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरा तक। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को कैसे कब्जे में लिया। श्रीलंका में अगर हम नजर डालें तो एक ही जगह है जहां से उसके गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और वो है कोलंबो। तो फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट महानंद राजापक्ष ने ये सोचा क्यों ना हम साउथ में भी एक कोलंबो जैसा शहर बनाए जिससे हमें ज्यादा रिवेन्यू मिले। और ऐसे ही सोच के उन्होंने साउथ में हम्बनटोटा शहर बनाने को सोचा और उसका मुख्य रिवेन्यू आता हम्बनटोटा पोर्ट से। इस पोर्ट को बनाने के लिए महानंद राजापक्ष ने चाइना की एक सरकारी कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को प्रोजेक्ट सौंप दिया और ये प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के लिए लोन भी चाइना से ही लिया गया और भारी मात्रा में लोन लिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे सोचिए, उस समय श्रीलंका बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहा था और उस समय श्रीलंका को इतना जरूरी नहीं था कि वो इतने बड़े पोर्ट का निर्माण करे। लेकिन महानंद राजापक्ष ने ये सोचा कि क्यों ना ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। और इनके इस गलत डिसीजन का काफी विरोध भी हुआ था, श्रीलंकन पॉलिटिशियन ने काफी विरोध किया, लेकिन तब भी महानंद राजापक्ष नहीं माने। अब दोस्तों बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद ये पोर्ट बन गया, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा कुछ हुआ नहीं, इससे ज्यादा रिवेन्यू मिला नहीं, क्योंकि कोई भी जहाज आती थी वो इस पोर्ट पे रुकती नहीं थी। और एक्सपेक्ट किया गया था कि एक साल में 12,000 से ज्यादा जहाज यहाँ रुकेंगी, लेकिन सिर्फ 34 जहाज ही रुकी। अब उनका बेड़ा पार हो गया, बोले हम समझ गए भाई, अब यहाँ पे कोई जहाज नहीं रुकने वाली, हम कर्ज में डूब गए। ऐसे में इतना खराब डिसीजन लेने के कारण महानंद राजापक्ष को कुर्सी से निकाल दिया गया और एक नई सरकार उनकी जगह पे आई। ऐसे में प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि जब नई सरकार आई तो वो चाइना के साथ उतना नहीं रहती थी जितना महानंद राजापक्ष रहते थे। तो ऐसा सोच के चाइना ने उस सरकार पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, क्योंकि उनके ऊपर हम्बनटोटा पोर्ट का बहुत ज्यादा लोन था। इसलिए चाइना ने प्रेशर डाला और उसे सरकार से मांगने को कहा। और सरकार के पास क्योंकि पैसे नहीं थे तो उसे मजबूरन अपना हम्बनटोटा पोर्ट को ही चाइना को 99 साल के लिए बेचना पड़ गया। इसके साथ साथ 15,000 एकड़ की जमीन भी श्रीलंका ने चाइना को दे दी। और ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके पास काफी लोन था चाइना का, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो चाइना उनके ऊपर कुछ भी कर सकता था। इसलिए मजबूरन सरकार को ये काम करना पड़ा। आज श्रीलंकन सरकार इंडिया से मदद मांग रही है कि उन्हें थोड़ा पैसा दे दीजिए, उन्हें ये पोर्ट को वापस चाइना से लेना है, और उसके ऊपर इंडिया बात भी कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कि कैसे अभी हाल ही में लाओस, जो एक साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाओस कहाँ है। ये वियतनाम से बॉर्डर शेयर करता है, कंबोडिया से बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया से ये ज्यादा दूर नहीं है, चाइना से भी ज्यादा दूर नहीं है, चाइना का एक पड़ोसी देश है। अब ऐसे में लाओस को भी चाइना कब्जे में लेने वाला है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा नीति बना लिया और लाओस फंसने भी जा रहा है। अब दोस्तों ये जो लाओस है वो पूरी तरह चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्टनर बन गया है और यहाँ से आपको बहुत ज्यादा लोन मिलता है। दूसरे कंट्री को चाइना लोन देता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ से लोन लेने का मतलब है कि आपके कंट्री को एक पहला झटका लग चुका है, क्योंकि चाइना इतना ज्यादा लोन तो देता है लेकिन बाद में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टैक्स काटता है। उसके साथ साथ दूसरे कंट्री पे प्रेशर बनाता है कि हमें पैसा तुरंत दीजिए वरना हम आपके जमीन का कुछ हिस्सा ले लेंगे। और ऐसे में हाल ही में खबर आ रही है 4 सितंबर को लाओस ने चाइना को अपना इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड दे दिया है। अब ये इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड जितना भी लाओस में चलेगा ये सारा चाइना कंट्रोल करेगा। इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड होता क्या आपको बता दें, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड वो सारा फंक्शन होता है जिससे एक कंट्री के सारे घरों में इलेक्ट्रिक आती है। जैसे कि जब हमारे घर में इलेक्ट्रिक आती है तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से आती है। अब वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लाओस का चाइना के हाथों में है और चाइना अब चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी भेज भी सकता है और चाहे तो उसे काट के अपने देश में भी लेके जा सकता है। अब दोस्तों ये हुआ क्यों, आपको ये जानना पड़ेगा कि लाओस कैसे चाइना के अंदर घुस गया। और अभी भी लाओस की सरकार ये बोल रही है कि हम चाइना को इसलिए दिए हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छा हो, लेकिन अभी तक वो मूर्खों ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चाइना उनके जमीन को हथियाना चाहता है। अब दोस्तों हुआ ये कि जो लाओस की कम्युनिस्ट सरकार है वो हर बार चाइना से थोड़े थोड़े लोन मांगती है, जैसे हमने देखा श्रीलंका की सरकार भी लोन मांग रही थी। अब वैसे में क्या हुआ कि चाइना ने हमेशा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए लाओस को पैसा दिया है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में
6 बिलियन यूएस डॉलर रुपए चाइना ने दिए हैं लाओस को, ताकि वो अपना एक हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट बना सके। और ये जो हाई स्पीड ट्रेन है ये यूनान से वेंटियाने चलेगी। वेंटियाने लाओस का एक कैपिटल सिटी है और यूनान चाइना का एक स्टेट है, एक चाइना में ही जगह है। अब ऐसे में चाइना से ट्रेन चलेगी लाओस में। यहाँ पे ज्यादा लोन जो दिया गया वो चाइना से दिया गया, लेकिन यहाँ का पैसा का पूरा भरपाई लाओस करेगा, क्योंकि सिर्फ यूनान एक ही स्टेट आएगा चाइना का, थोड़ा सा जगह ट्रेन चलेगी, बाकी वो लाओस में घुस जाएगी और लाओस में पूरा वेंटांटे तक जाएगी। अब दोस्तों ये जो 6 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा आया है, इसका 60% पैसा आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से और 40% हिस्सा आया चाइना की लोकल कंपनी से, चाइना की सरकारी कंपनी। और ये वही कंपनी है जो छोटे छोटे देश को आसानी से निगल जाती है उन्हें लोन देके। अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट बनेगा, अब ये भले लाओस को फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 70% हिस्सेदारी है स्टेट ओन फ्रीम है ये चाइना के पास होगी और सिर्फ 30% हिस्सेदारी लाओस रख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी तक लाओस में जो सरकार है वो एक कम्युनिस्ट सरकार है, वो चाइना का साथ दे रही है। तो चाइना ऐसे में उनको छूट देगा, आप उनको बोलेगा कि अपना इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे दीजिए, हम आपको थोड़ी और मोहलत दे देंगे, आप हमें ये दे दीजिए, आप हमें वो दे दीजिए। लेकिन जैसे ही वो सरकार गिरेगी और कोई दूसरी सरकार आएगी जो चाइना के साथ उतना घुल मिल के नहीं रहेगी, वहां पे चाइना हमला कर देगा और उनके जमीन को ले लेगा। अब दोस्तों ये इतना खराब डिसीजन है कि जो लाओस पे अगर हम नजर डालें तो इसकी पॉपुलेशन 70 लाख के आसपास है और 70 लाख में से बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। ये एशिया का सबसे गरीब देश है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो इसमें कोई शक नहीं है। और इतना गरीब देश होने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई हाई स्पीड ट्रेन जैसे बुलेट ट्रेन हुआ उसमें कोई इतना पैसा दे के बैठेगा? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। लाओस की सरकार क्यों नहीं सोच रही? उनकी जो जनता है उन्हें फूड चाहिए ना कि ट्रेन चाहिए। खाना तो उनके पास है नहीं, वो इतने महंगे ट्रेन पे बैठेगी कैसे? तो इससे ज्यादा रिवेन्यू लाओस को मिलेगा नहीं, बल्कि चाइना को ज्यादा पे करना पड़ेगा और चाइना उनके जमीन को भी हथिया सकता है। दोस्तों एक रिपोर्ट कहता है कि 45% जो लाओस का जीडीपी है वो पूरा चाइना का लोन है, मतलब चाइना का लोन उसके आधे जीडीपी के बराबर है। अब ऐसे में सोचिए कोई कंट्री, मान लीजिए इंडिया का जो अभी समय 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो जीडीपी है वो करीब 2 ट्रिलियन डॉलर का लोन ले ले, तो ऐसे में क्या इंडिया के पास इतना औकात है कि वो दूसरे कंट्री को पे कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और ऐसे में जहां लाओस एक बहुत ज्यादा गरीब देश है, उसके पास उतना रिवेन्यू आता नहीं है, वो अपने 45% जीडीपी का हिस्सा चाइना से लोन मांग चुका है और ऐसे में चाइना को इतना बड़ा अमाउंट पे कर पाना ये काफी मुश्किल है। और ये बात तो अब साफ हो गई कि अगर दूसरा देश मदद नहीं करेगा, अगर इंडिया नहीं मदद करेगा और या तो और कोई एशियन कंट्री मदद नहीं करेगी, तो ये जो हिस्सा है लाओस का ये आसानी से चाइना अपने अंदर ले लेगा और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे वियतनाम के लिए। अब दोस्तों ये चाइना का नियत रहा है कि वो दूसरे छोटे देश पे कब्जा करना चाहता है, वो आज भी कब्जा करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में आ जाएगी और वो चाहता है कि पूरे दुनिया को कैप्चर करके उसका एक राजा बन जाए शी जिनपिंग और उसे रूल करे। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे दुनिया में कुछ अच्छे देश हैं जो ये समझते हैं कि कैसे हम चाइना के नाकाम हरकत पे पानी डाल सकते हैं, और कुछ ऐसा ही काम किया इस समय इंडिया ने। और इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि चाइना के जो एप्स हैं उन्हें बैन कर दिया। अब दोस्तों ये जो ऐप होते हैं बहुत ही ज्यादा लोन भी दे सकते थे इंडियन गवर्नमेंट को, अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं समझती तो धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते रहते इंडिया में, और बाद में जब बहुत ज्यादा लोन हो जाता है चाइनीज कंपनी का इंडिया पे, तो धीरे धीरे इंडिया के जमीन को भी मांग करने लगते। तो इंडियन सरकार पहले से ही जान गई कि जो कंपनी है ये लोग कभी भी ठग सकते हैं, ठगा रहे हैं और कभी भी ठग सकते हैं, इससे अच्छा इन्हें पहले भगा दो, उसके बाद हम अपना तो बना ही लेंगे, अगर नहीं बना तो चलो हम खुश हैं, लेकिन हमारी जो हिस्सा है, हमारी जो जमीन है वो हम चाइना को नहीं बेचेंगे। अब दोस्तों ये बात आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो चाइना है वो बहुत ज्यादा कंट्री को कब्जे में लेने की कोशिश करता रहा है। अफ्रीका में उसने बहुत सारे पोर्ट को कब्जे में लिया है, और अफ्रीका में जो ये सारे पोर्ट को कब्जे में लिया है आप उसके इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है और बाकी जितना भी पोर्ट है ये सारे चाइना के एक पोर्ट बन चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी पोर्ट उनके नाम हो जाता है तो वहां पे मिलिट्री डिप्लॉयड करने लगते हैं। अब दोस्तों हो सकता है कल को चाइना इंडिया से बदला लेने के लिए नीचे हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का है उसमें मिलिट्री डिप्लॉयड कर दे और फिर नीचे से तमिलनाडु पे अटैक कर दे, क्योंकि वहां पे वो नेवियल बेस बना सकते हैं इंडिया को अटैक करने के लिए। अब दोस्तों ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये इंडिया को बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, इसलिए इंडिया को मदद करनी चाहिए श्रीलंका की,
ताकि जैसे भी करके श्रीलंका ये पोर्ट को अपने नाम कर ले और फिर यहाँ पे सारी शांति हो जाए और इंडिया को भी एक बहुत बड़ा शांत होगा। इसलिए इंडिया श्रीलंका का मदद करना चाहता है, क्योंकि चाइना कभी भी वहां पे मिलिट्री डिप्लॉयड कर सकता है अगर हमारे रिलेशन चाइना से बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो। और दोस्तों इस समय तो खराब हो ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 1962 के लड़ाई के बाद अब वो बहुत कम दिन बाकी है जब इंडिया चाइना में वापस से वार हो सकता है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया बॉर्डर पे और वो बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहा है, लॉ को ब्रेक कर रहा है। अब दोस्तों ये सब बात की बात थी, लेकिन चाइना जैसा देश छोटे कंट्री को कब्जा करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। छोटे कंट्री को बहुत आसानी से निगलना चाहता है, इसीलिए वो जितना भी पैसा वो गरीब कंट्री को बांटता है, ना कि अमीर कंट्री को। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चाइना ने जापान को लोन दिया, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि चाइना ने यूरोप के कोई कंट्री को लोन दे दिया जो बहुत ही अमीर है। लेकिन वो किसे देता है? वो अफ्रीका के कंट्री को देता है, वो एशिया के कोई छोटे कंट्री को देता है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री को शिकार बनाता है, गरीब कंट्री को शिकार बनाता है, उन्हें लोन देता है और बाद में उनके जमीन को हथिया लेता है। ये चाइना का नीति है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तिब्बत को कैसे चाइना ने कब्जे में लिया, और दोस्तों साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कैसे इंडिया का जम्मू कश्मीर का ये ऊपर वाला पार्ट जो इस समय अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, उसे चाइना ने कब्जे में लिया। तो आने वाले वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वहां से ऑल का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।